डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवव्रत है और पेशे से मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं किस शहर का रहने वाला हूँ, क्योंकि किसी एक शहर में ज़्यादा समय में रुकता ही नहीं। मैं भारत भ्रमण पर निकला हुआ हूँ और मेरा काम टैक्सी ड्राइवर का ही है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। मैं जिंदा लोगों को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता, बल्कि मुर्दों को बिठाता हूँ और उनकी आखिरी मंजिल की तरफ लेकर जाता हूँ। इसी के साथ मैं दो और काम भी करता हूँ। एक है एंटीक चीज़ों को इकट्ठा करना, दूसरा है उसे श्राप मुक्त करना ताकि मैं उसे महंगे में बेच भी सकूं। और ये काम अब मैं करना शुरू कर चुका हूँ। इस बार फिर से मैं गाड़ी चलाते हुए केरल की तरफ निकला था। मुझे नहीं पता था मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाएगी, लेकिन कुछ कमाई मैं कर चुका था और इसका इस्तेमाल मैं घूमते हुए ही करना चाहता था। रात के वक्त में हमेशा जंगली रास्तों से निकलता हूँ, वीरान सुनसान रास्ते जहाँ पर लोगों को अतृप्त प्रेत आत्माएं नजर आती हैं और मैं उन्हें मुक्त करने के लिए निकल पड़ता हूँ। हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता है जो अच्छा हो, ताकि मरने तक उसे एहसास हो मैंने कुछ किया है। और मुझे लगता है भगवान ने मुझे धरती पर इसीलिए भेजा है ताकि मैं इन अतृप्त आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचा पाऊं। मैं टैक्सी चलाए जा रहा था और मैं कभी रुकता नहीं। चाहे मुझे कोई हाथ दे या रुकने को कहे, मैं टैक्सी को कभी भी रोकता नहीं। जो इस गाड़ी पर चढ़ना चाहता है वो चलती हुई गाड़ी पर ही चढ़ जाता है। और इस सुनसान रास्ते पर एक लड़की टैक्सी के पीछे बैठ चुकी थी, जबकि ये टैक्सी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कम रफ्तार पर आई ही नहीं थी। उस लड़की को देखते ही मैं पहचान गया कि वो लड़की जिंदा नहीं है। और ऐसे कई अतृप्त आत्माएं ये तक नहीं जानती कि वो मर चुकी हैं, बल्कि उन्हें लगता रहता है कि वो भटके हुए हैं और घर का रास्ता हमेशा वो ढूंढते ही रहते हैं। फिर मैंने उस लड़की से पूछा, कहाँ जाना चाहती हो? क्या तुम थोड़ा बताओगी ताकि मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँ? वो लड़की कहने लगी, पता नहीं, मेरे सर पर चोट लगी है, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। कब से मैं चले जा रही थी, मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे घर भी याद नहीं आ रहा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगा। क्या तुम अपने बारे में कुछ बता सकती हो? क्या तुम अपना नाम बता सकती हो? उसने अपना नाम याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। इसके बाद वो रोने लगी और मैंने उसे शांत करवाया और कहा, देखो, डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे कई लोग मेरी टैक्सी में बैठते हैं जो थोड़ा भूल जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है और मैं उन्हें मंजिल तक पहुंचा देता हूं। मैं वादा करता हूं, तुम रोना बंद करो। फिर उसने रोना बंद किया और कहने लगी, आप बड़े अच्छे लगते हैं। इससे पहले तो मैंने कई लोगों को रुकने के लिए कहा, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रोकता। फिर कभी कभी उनकी गाड़ी के अंदर जाकर मैंने उनसे बात करने की कोशिश की और ऐसे यहाँ पर एक दो हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन मुझे कोई घर तक छोड़ता ही नहीं। आप डरेंगे तो नहीं? क्योंकि मुझे देखकर पता नहीं क्यों लोग डर जाते हैं। मैंने कहा, मैं क्यों डरूंगा? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता और जिनके बारे में पता नहीं होता उनसे डरना नहीं चाहिए। चलो शुरुआत से बात करते हैं। मैंने एक तरफ टैक्सी लगाई और फिर मैं पीछे की तरफ मुंह करके अच्छे से उसे देखना चाहता था। मैंने देखा उसके चेहरे पर काफी निशान बने हुए थे और सर के ऊपर भी चोट का बड़ा निशान था, यानी इस चोट के कारण उसकी मौत हुई होगी। शायद किसी जगह के बारे में उसे पता हो, किसी चीज से वो जुड़ी होगी। अगर मैं उसे तृप्त कर दूं
तो उसकी आत्मा यहाँ से मुक्त हो जाएगी। जो भी उसे याद है मैं उससे शुरू करता हूँ। मैंने उस लड़की से पूछा, चलो ये बताओ किस चीज़ के बारे में तुम्हें याद है? जब तुम्हें चोट लगी उससे पहले कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना तुमने, उसके बारे में क्या तुम बता सकती हो? उस लड़की ने कहा, हाँ मुझे लगता है चोट एक पेड़ के नीचे लगी थी। वो एक बरगद का पेड़ था, बहुत ज़्यादा बड़ा, और उसके आसपास और कोई पेड़ नहीं है। उस पेड़ के आसपास ना लोग दिए जलाकर जाते हैं। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है वो पेड़ कहाँ पर है? फिर वो कहने लगी कि मैं पेड़ की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो घर जाना है ना। मैंने उसे समझाया, देखो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो तुम्हें जो जो याद है उससे हम तुम्हारे घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मेरी बात मानो, तुम्हारे घर का रास्ता उस पेड़ से होकर ही गुजरता है। तो बताओ मुझे उस पेड़ के बारे में। उसने पूरी तरह से बताना शुरू किया जितना उसे याद था। वो एक बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके आसपास लोग दिए भी जलाते हैं। अब मैंने पूछा, लोगों के कपड़े कैसे होते हैं, पहनावा कैसा होता है? वो शहर के लोग हैं या गांव के लोग हैं? वो कहने लगी, वो गांव के लोग लगते हैं, शहर के तो लोग ऐसे नहीं हो सकते। और भीड़ ज़्यादा होती है दिन के वक्त, रात के वक्त वहाँ पर कोई नहीं जाता। और दूर मुझे कुछ घर भी नज़र आते हैं। वहाँ पर मैं जाया करती थी या नहीं मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन चोट मुझे वहाँ लगी थी। तो मैं वहाँ करने क्या गई थी? वो रोने लगी और मैंने उसे फिर से शांत किया, क्योंकि वो एक भटकती हुई आत्मा थी। वो उस पेड़ से जुड़ी होगी, किसी कारणवश उसकी मौत हो गई होगी, लेकिन वो जगह कहाँ पर है कुछ तो पता लगाना होगा। मैंने पूछा, वो घर कैसा था? छोटा घर था या बड़ा घर था? आसपास कहीं तुम्हें कोई खेत नजर आया करते थे, कोई साइन बोर्ड? वो सोचने लगी और सोचते सोचते उसने कहा, अरे हाँ हाँ, वो जो पेड़ था ना वो इस गांव में था। उसने नाम बताया और फिर मैंने कहा, बस बन गई बात। तो मैं उस गांव में जाकर उस पेड़ के आसपास पता करूंगा। तुम्हें वहां पर चोट लगी थी ना, तो मैं उसके बारे में पता लगाऊंगा। और तुम यहाँ टैक्सी में ही रहना, टैक्सी से बाहर मत जाना। अगर तुम बाहर गई फिर मत कहना मैं तुम्हें घर तक पहुँचा नहीं पाऊंगा। और टैक्सी के पर्दे में लगा देता हूँ, क्योंकि रोशनी में तुम्हें थोड़ी परेशानी होती है ना। उसने कहा, आपको कैसे पता? मैंने कहा, वो मुझे पता है, क्योंकि बाहर धूप ज़्यादा होने लगी है। पिछले कुछ समय से गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है ना, तो टैक्सी में जो भी बैठा होता है वो कहता है कि धूप में गर्मी ज़्यादा लगती है। तो मैंने खिड़कियों पर पर्दे लगा दिए हैं। जहाँ पर भी मैं गाड़ी रोकूंगा दिन के वक्त, तुम पर्दों के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। और अगर कोई दरवाजे को खोले तो चुपचाप बैठे रहना, जैसे वो तुम्हें देख ही नहीं सकता। क्या इतना काम तुम कर सकती हो? उसने कहा, हाँ इतना काम मैं कर सकती हूँ, अगर आप मुझे घर तक पहुँचाएं। मैंने कहा, वादा किया है ना, घर तक पहुँचा कर रहूँगा। फिर मैं गाड़ी को उस जगह लेकर गया। गांव का नाम उस लड़की ने बता दिया था। अब मुझे वो पेड़ ढूंढना था, क्योंकि पेड़ के आसपास उसकी मौत हुई होगी। जब उसकी मौत के बारे में मुझे पता लग जाए फिर मैं उसका घर ढूंढ सकता हूँ। और वो पेड़ के साथ किसी न किसी तरह से वो जुड़ी है। शायद उस पेड़ को काटने के बाद उसकी आत्मा तृप्त हो जाए और उसे शांति मिल जाए। मैं गांव के लोगों से बात करने लगा, क्योंकि दिन का वक्त हो चुका था। तो मैं पूछ रहा, यहाँ कोई ऐसा बड़ा बरगद का पेड़ है जिसकी पूजा की जाती है या उसके आसपास दिए जलाए जाते हैं? तो मुझे बताया गया, यहाँ पर एक बरगद का पेड़ था जिसे पवित्र माना जाता था। पहले लोग वहाँ पर दिए जलाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो एक श्रापित पेड़ बन चुका है और अब तो वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। पूछा मैंने, इसका कारण क्या है? और गांव वालों ने जो बताया वो बेहद खौफनाक था। इस लड़की की मौत 8 महीने पहले हो चुकी है। मुझे वो तस्वीर भी दिखाई गई जो इस लड़की की थी। फिर मैंने पूछा, उस लड़की के साथ हुआ क्या? तो गांव वालों ने बताया कि इस लड़की को इस पेड़ के साथ बांधा गया था। उसके सारे कपड़े उतारे गए थे।
इसके शरीर पर जले के निशान थे। किसी ने शैतानी निशान बनाए थे और आसपास कुछ ऐसा सामान रखा हुआ जो काले जादू में इस्तेमाल किया जाता है। इस लड़की को किसी ने मारा था और तब पेड़ के साथ बांधा था, और यहाँ इसे देखने के बाद लोग डर गए और उस पेड़ के आसपास जाने की कोशिश कोई नहीं करता। मैं जब उस पेड़ के पास पहुंचा था, मैंने देखा आसपास लकड़ियों को इस तरह से इस्तेमाल किया गया है ताकि उस पेड़ के आसपास कोई ना जा सके। मैंने पूछा, आखिर वहां पर क्या इससे पहले भी किसी और लड़की के साथ ऐसा हुआ, या इस लड़की ने कुछ ऐसा गलत किया था कि किसी ने उसे सजा दी हो? गांव वाले बता रहे थे उस लड़की का घर कहां पर था। वो एक अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके साथ ऐसा किसने किया होगा कभी पता नहीं लगाया जा सका। पुलिस वाले यहां पर आकर गए थे, उन्होंने तफ्तीश की, पूछा, लेकिन किसी पर भी शक नहीं था, तो कार्रवाई आगे की नहीं जा सकी। उस पेड़ को चारों तरफ से मैं देख रहा था। इस पेड़ पर उस लड़की की लाश को बिना कपड़ों के क्यों टांगा गया और आसपास काले जादू का सामान रखा गया? यानी हो सकता है उसकी बलि दी गई हो, या यहां पर जो काले जादू का सामान रखा है कोई इस पर काला जादू करता हो सकता है, या ये लड़की ने अपने साथ ऐसा करवाया तो नहीं। मैं हर एंगल को ध्यान से जांचना चाहता था। फिर मैंने रात के वक्त उस लड़की को कहा, मैं टैक्सी एक खास जगह लेकर जा रहा हूं, उस पेड़ के पास, और तुम्हें वहां उतरना होगा, उस पेड़ को देखना होगा, और तुम्हें जो जो याद आता है तुम मुझे उसके बारे में बताना। वो लड़की टैक्सी से बाहर निकली, उस पेड़ को देखने लगी, और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और डर कर वो दोबारा टैक्सी में आ गई। फिर जोर जोर से वो रोने लगी थी। उसका रोना रुक नहीं रहा था। तो मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें क्या याद आया? फिर वो लड़की कहने लगी, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं मर चुकी हूं, मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हें याद आ गया तो तुम ये बता सकती हो तुम कैसे मरी? मैं तुम्हारी आत्मा को शांति तभी दिलवा सकता हूं जब तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओ। उसे चुप करवाना कोई आसान काम नहीं था। उसे पता लग चुका था वो जिंदा नहीं रही, लेकिन जब उसने मुझे बताया उसके साथ जो जो हुआ वो बड़ा भयानक था। उसने उस आदमी का चेहरा तो नहीं देखा जिसने उसे मारा था, लेकिन मारने से पहले उसे कैद किया गया था, उसे तड़पाया गया था और बहुत भयानक तरीके से। उसके शरीर के अंदर जहर डाला गया। उस जहर से वो मरने वाली नहीं थी। उसके शरीर के ऊपर उबला हुआ पानी डाला गया, उसे दर्द दिया गया, उसके कान में भी उबला हुआ पानी डाला गया, यानी उसे बहुत दर्द दिया गया। और उसके बाद जब वो मरी तो इस पेड़ के साथ उसे लटकाया गया। मैंने उससे पूछा, ऐसा उसके साथ किसने किया? क्या वो उसे जानती थी? उसने कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। फिर मैंने पूछा, तुम कुछ बता सकती हो किस जगह पर तुम्हें कैद किया गया था? वो जगह दिखने में कैसी थी? उसने कहा, वो एक कमरा था, एक बड़ा कमरा, और वहां पर एक पिंजरा था। उस पिंजरे में मुझे कैद किया गया था। मेरी बाजुओं को बांधा गया था और पैरों को भी बांधा गया था। मेरे मुंह में रुमाल डाला गया था ताकि मैं चीख ना पाऊं। ऊपर पट्टी बांधी गई थी, लेकिन मेरी आंखों की जो पट्टी थी वो थोड़ी ढीली थी। तो मैंने देखा, हाँ, साथ वाले पिंजरे में एक और लड़की थी। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी जबान से एक ही शब्द निकला था, ये तो कोई सीरियल किलर लगता है जो शायद लड़कियों को इस तरह से मार रहा होगा। क्या उस लड़की का हश्र भी तुम्हारे जैसा ही था? उसने बताया, बिल्कुल। उसके शरीर के अंगों को काटा गया था और उसे तो देखा नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी आंखें नोची जा चुकी थी। मैं सुन तक नहीं पा रहा वो लड़की जो बता रही थी। फिर उसके मरने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ वो नहीं जानती। फिर वो रास्ते पर भटकने लगी और पेड़ के बारे में उसे याद है। मुझे इतना पता लग गया था, इस पेड़ को काटने से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे ढूंढना होगा
उसे मारने वाले को, लेकिन उसे ढूंढना कोई आसान काम नहीं होगा। ये चेहरा नहीं देख पाई, शायद वो काला जादू कर रहा था, लेकिन मुंह को ढक कर। इसके बाद मैंने गांव वालों से पूछा, क्या इस पेड़ से बंधी हुई सिर्फ एक ही लाश मिली थी या उसके बाद ऐसा कोई और हादसा भी हुआ है? गांव वालों ने कहा, सिर्फ एक ही हादसा हुआ है। तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया, अगर इस लड़की के साथ यहां पर यह सब हुआ तो वो दूसरी लड़की की लाश कहां है? उसे मैं कहां पर ढूंढूं? मैंने आसपास के गांव वालों से पता किया, क्या यहां पर ऐसा कोई हादसा हुआ है? किसी लड़की की ऐसी लाश मिली है इस लड़की के सिवा? यहां आसपास ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जहां किसी पेड़ के साथ किसी ऐसी लड़की को बिना कपड़ों के शरीर के अंग कटे हुए पाया गया हो। यानी जिसने मारा है उस लड़की को, उसने उस लड़की की लाश को कहीं और फेंका होगा, और अगर उसने इन दो लड़कियों के साथ ऐसा किया है, हो सकता है वो अब भी और लड़कियों के साथ ऐसा करने वाला हो। अब मुझे पता लगाना था, तो सबसे पहले मैंने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल किया। मैं कुछ अमीर लोगों को जानता था, क्योंकि मैं उन्हें बहुत सस्ते में कुछ खास एंटीक पीस लाकर देता था। तो उस जान पहचान के इस्तेमाल से मैं एक इंस्पेक्टर तक पहुंचा और मैंने उनसे बात की कि मुझे लगता है एक सीरियल किलर है जो लड़कियों को मार रहा है। लेकिन उस इंस्पेक्टर का कहना था कि हमारे इस इलाके में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लाशें तो कई मिली हैं, लड़कियों के साथ भी बहुत बुरा हुआ है, लड़कों के साथ भी हुआ है, लेकिन दो कत्ल कभी भी आपस में जोड़े नहीं जा सके। तो कोई सीरियल किलर का काम तो हो ही नहीं सकता। और मैं उसे ये भी नहीं कह सकता था कि उस टैक्सी में गवाह बैठी है जो जिंदा नहीं है। इसीलिए मैंने ये कहा, क्या आप मुझे लिस्ट लाकर दे सकते हैं, यहाँ पर किसी लड़की की अजीबोगरीब तरीके से मौत हुई हो? कितनी लड़कियों की मौतें हो चुकी हैं, और मुझे ये भी जानना है यहाँ पर कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। उस इंस्पेक्टर ने मेरा ये काम कर दिया और मेरे होश उड़ गए। 30 लड़कियों की लाशें मिल चुकी थीं और 40 लड़कियां पिछले 15 सालों से गायब हैं। वो लड़कियां कहाँ हैं किसी को नहीं पता। ना तो उनकी लाशें मिली और ना ही ये पता लगाया जा सका कि वो कहाँ पर गईं। और जो 30 लड़कियों की लाशें मिली थी मैंने उस पर एक रिसर्च करने के बारे में सोचा। एक एक करके मैं उन फाइल्स को खंगाल रहा था। मारने का तरीका अलग था, लेकिन उनमें से 20 लाशें ऐसी थीं जिनमें कुछ खास नजर आ रहा, जो मिलता जुलता था। जहां पर ये लाशें मिली आसपास काले जादू का सामान भी मिला। कहीं पर गुड़िया तो कहीं पेड़ के ऊपर निशान बनाया गया था। कहीं किसी के घर में लाश मिली जहां पर वो लड़की रहती ही नहीं थी और पुलिस वालों ने सोचा किसी ने उसका रेप किया होगा। मैं इन 20 लड़कियों में रिश्ता ढूंढना चाहता था। आखिर ये जो सीरियल किलर है लड़कियों का चुनाव कैसे करता है, क्योंकि किसी लड़की की उम्र 13 साल थी, किसी लड़की की उम्र 20 साल थी, तो किसी लड़की की उम्र 25 साल थी। ये जो सीरियल किलर है लड़कियों को उठा रहा है, उन पर काले जादू का इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें बहुत दर्द देता है और फिर मौत के घाट उतार देता है। 20 लाशें, उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा जख्म थे, लेकिन इसे सीरियल किलर के साथ जोड़ा नहीं गया था। तो मैंने उस इंस्पेक्टर को मनाने की कोशिश की और उसने कहा, कुछ ठोस सबूत लेकर आओ तो मैं इस पर कार्रवाई कर सकता हूँ। सब केस को अगर जोड़ा जाएगा शायद कोई नतीजा निकल पाए। अगर तुम्हें कुछ भी मिलता है तो मुझे जानकारी ज़रूर देना। मैंने कहा, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, बल्कि मुझे इसके लिए मदद चाहिए होती है। तो उस इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं भी इन बंद पड़े केस पर काम नहीं कर सकता, मेरी भी मजबूरी है। कुछ ऐसा ला कर दो जिससे उस फाइल को दोबारा खोला जा सके। अब 15 साल पुरानी फाइल को खोलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ना। तो मैंने वो पहली लाश से ही शुरुआत की, यानी उस लड़की की लाश से जो मेरी टैक्सी में बैठी थी। मैंने उस लड़की से पूछा,
लेकिन उसके पास ज़्यादा जवाब नहीं थे। लेकिन फाइल मेरे सामने मौजूद थी। मैं उन तस्वीरों को देख रहा था। उसे मारा बड़े भयानक तरीके से है, लेकिन उसके माथे पर एक निशान था जो पहले नहीं बनाया गया। अगर पहले बनाया जाता तो उस लड़की को पता होता। उसने कहा उसके सर पर दर्द नहीं हो रहा था, शरीर में दर्द हो रहा था। यानी ये जो निशान बनाया गया उसे मारने के बाद बनाया गया। और चीज़ें क्या क्या पड़ी थी, मैंने तस्वीरें देखी। उस लड़की के आसपास काले जादू का वो जो सामान पड़ा था, उसमें नारियल, सिंदूर और कुछ काले रंग की गुड़ियाँ थी। 3 गुड़ियाँ थी और 3 की तीनों गुड़ियाँ एक जैसी दिखने वाली थी। चमड़े से बनाई गई ये गुड़ियाँ। मैं जानना चाहता था ऐसी गुड़िया क्या उसने खुद बनाई होगी या कहीं से खरीदी होगी। इस गुड़िया का काले जादू से क्या रिश्ता है, क्या कोई बता सकता है? मैंने उस गांव में कुछ लोगों से पता किया और उन्होंने कहा इसकी जानकारी आपको नवाज से मिल सकती है। पास के एक गांव में काला जादू करने वाला नवाज, लेकिन वो काला जादू लोगों की मदद के लिए करता है। जैसे किसी को कोई परेशानी आई हो, वो काले जादू से उसका निपटारा किया करता था। और उसके घर में ऐसी काली गुड़िया कई लोगों ने देखी थी। फिर क्या, मैं पहुंच गया सीधा नवाज के पास उस गाड़ी को लेकर। वो लड़की को मैंने गाड़ी के अंदर बैठने के लिए ही कहा था और समय आने पर मैं उसे कह रहा कि मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाऊंगा, लेकिन दूर से उन्हें देखकर तुम्हें क्या क्या याद आता है वो तुम मुझे बताना। नवाज के पास पहुंचा था मैं। वक्त रात के 10 बजे का था। मैंने जानबूझकर उसे अपनी दुकान से बाहर आने के लिए कहा और फिर मैंने इशारा किया उस लड़की को कि वो गाड़ी का पर्दा हटाए और देखे क्या वो नवाज को जानती है। उसने नवाज को देखा और फिर मैंने गाड़ी की तरफ देखा। उसने अपना सर हिला दिया। वो नवाज को नहीं जानती थी। मैंने कहा क्या इसकी चाल ढाल, क्या इसके चलने का तरीका, इसके शरीर की बनावट उस आदमी जैसी थी? मैं उस लड़की के करीब आकर सवाल पूछ रहा था और नवाज वहां खड़ा ये जानना चाहता था कि उसे बाहर तो बुलाया गया है, लेकिन मैं उससे मिल क्यों नहीं रहा हूं। लड़की ने कहा ये वो नहीं हो सकता, ये तो काफ़ी मोटा है। वो पतला था, काफ़ी ज़्यादा पतला, और उसकी आवाज़ भी ज़्यादा साफ नहीं थी क्योंकि उसने मुंह पर भी कुछ लगाया हुआ था तो आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन अगर वो मोटा होता तो पता चल जाता, ये आदमी तो बहुत ज़्यादा मोटा है। इतना साफ हो गया, नवाज वो आदमी नहीं है जो लड़कियों को मार रहा है। तो मैं शायद उस गुड़िया के बारे में तो पता लगा पाऊं। मैं नवाज के घर के अंदर गया। अंदर जाकर मैंने वैसी ही कई काली गुड़िया देखी और मैं सोच रहा था क्या पुलिस वाले यहां पर नहीं आए होंगे? क्या किसी ने काली गुड़िया के बारे में कभी पूछा ही नहीं? मैं नवाज से बात करने ही वाला था तो नवाज ने खुद ही पहले कह दिया, गुड़िया के बारे में जानने आए हो? मुझे पहले ही पता लग चुका है। जानता हूं तुम्हें भी मुझ पर ही शक होगा, और वैसे भी उस गांव में वो लड़की के बारे में तुम पूछ रहे थे, मुझे खबर मिल चुकी है। नवाज की जान पहचान बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसने मुझे काफ़ी इज्जत दी। और फिर मैंने पूछा, ये देखिए, उस लड़की की लाश के आसपास 3 गुड़िया मिली थी और ये बिल्कुल वैसी ही गुड़िया है जैसी गुड़िया का इस्तेमाल आप भी करते हैं, तो शक तो आप पर जाएगा ही। तब नवाज ने वो गुड़िया पीछे से उठाई, टेबल पर रखी और फिर वो कहने लगे थे, ये बिल्कुल वैसी गुड़िया है जैसी उस लड़की के आसपास रखी गई थी, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसने उस लड़की को मारा है, और मुझे तो खुद नहीं पता उस लड़की को किसी ने क्यों मारा होगा। इतनी बेरहमी कोई कैसे दिखा सकता है? और मैं ये जानता हूँ उस लड़की से बदला नहीं लिया गया है, उसे किसी और कारण से मारा गया है। मैं कई दिनों तक बाहर गया था और जहाँ पर मैं था उसके सबूत भी मैं दे चुका हूँ। जब वो लड़की गायब हुई उससे पहले ही मैं इस गांव को छोड़कर जा चुका था, और उसकी मौत के बहुत समय बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। एक मंत्री के साथ था मैं, और मैं ये कहानी नहीं बना रहा और झूठे सबूत भी मैंने इकट्ठे नहीं किए, बल्कि तस्वीरें, वीडियोस सब कुछ मौजूद है। इसीलिए मुझे शक के घेरे से बाहर निकाला गया। मैंने जान पहचान नहीं लगाई थी, मैंने खुद ढूंढने की कोशिश की, आखिर ऐसा काला जादू किसने किया होगा। मैंने नवाज से पूछा,
आप इतना बता सकते हैं कि इस काली गुड़िया का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ताकि हम ये समझ पाएं आखिर उस लड़की को मारा क्यों गया होगा। तब नवाज बताने लगे, जब किसी औरत की आत्मा को किसी गुड़िया के साथ बांध दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि उसके शरीर पर अगर किसी भी तरह का दर्द दिया जाए उसे महसूस नहीं होगा। फिर गुड़िया में उसकी आत्मा होगी और ये कोई माहिर काला जादू करने वाला कर सकता है। ऐसा तब किया जाता है अगर किसी के शरीर में कोई प्रेत आत्मा हो या कोई शैतानी आत्मा हो, उसे बाहर निकालने के लिए। लेकिन उस लड़की को मारा गया है, उसकी आत्मा उन गुड़िया में डाली नहीं गई होगी, बल्कि कुछ और तरीके का इस्तेमाल किया होगा जिसके बारे में मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें किसी और माहिर से मिलवा सकता हूँ, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होगा। इस गुड़िया से तुम्हें कुछ पता नहीं लगने वाला। मैंने नवाज से कहा, आप कोई मदद कर सकते हैं क्या? सिर्फ उसी लड़की के साथ ऐसा किया गया है? आपको किसी और के साथ पता है जिसके साथ ऐसा पहले भी हुआ हो? उन्होंने मना कर दिया था और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैं उस सीरियल किलर को ढूंढ ही नहीं सकता था, क्योंकि कोई तो सबूत हाथ में होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे आगे बढ़ा जा सके। और अब मैं एक जगह पर रुक चुका था और उस लड़की से माफ़ी मांगना चाहता था। शायद अब मैं उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा ना पाऊं। मैं रोने लगा था और टैक्सी का दरवाज़ा खोलने से पहले पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अगर उस सीरियल किलर ने इस लड़की को मारा होगा, वो कभी भी पकड़ में नहीं आया, उसने लड़कियों को उठाया और उसे कभी किसी ने नहीं देखा, ऐसा होना संभव नहीं है। वो पूरी प्लानिंग करता होगा। तो इस लड़की को जब उसने उठाया होगा, किडनैप किया होगा, इससे पहले भी इस लड़की ने उसे कभी न कभी तो देखा होगा, तो इससे पता लग सकता है। लेकिन इसके लिए मुझे इसकी यादें ताज़ा करनी होंगी। ये जहाँ की रहने वाली है, मुझे इसे इसके घर लेकर जाना होगा। मैं टैक्सी चलाने लगा और वो लड़की कह रही थी, कुछ हुआ, कुछ पता लगा? मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जा रहा हूँ और तुम्हें जो जो याद आता है तुम मुझे बताते जाना। इससे पहले कोई तुम्हारा पीछा किया करता था, कोई तुम्हें तंग किया करता था, किसी ने तुम्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की या किसी ने तुम पर गंदी नज़र रखी हो, मुझे सब कुछ बताना। मैं उस लड़की को उसके घर लेकर गया। उसके माँ बाप अपनी बेटी को खोने के बाद पूरी तरह से टूट चुके थे। उसके बावजूद वो मेहमान का स्वागत कर रहे थे और साथ में बैठी हुई वो लड़की रोए जा रही थी। अपने माँ बाप को देखने के बाद वो खुश भी थी, उदास भी थी। और मैंने उसके माँ बाप को समझाया, देखिए, जब कोई हमसे दूर चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमें छोड़ चुका है। हो सकता है वो हमें देख सके। उसके माँ बाप मायूस थे। मैंने फिर उन्हें कहा, आप भूतों पर, प्रेतों पर यकीन करते हैं? उन्होंने कहा, करते तो नहीं है, लेकिन भगवान पर भी यकीन है, तो हो सकता है ये चीज़ें भी मौजूद हों। मैंने कहा, वो तस्वीर, अगर आपकी बेटी की आत्मा यहाँ पर है तो वो तस्वीर वो अपने आप हिलाएगी। मैंने उस लड़की की तरफ इशारा किया ताकि उसके माँ बाप कुछ हद तक खुश तो हों। जिसके बाद उस लड़की ने वो फ्रेम को हिलाया और उसके माँ बाप फूट फूट कर रोने लगे थे। और मैंने उन्हें सच बताया कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और मैं आत्माओं को उनकी मुक्ति के रास्ते पर लेकर जाता हूँ। और इस समय मेरी गाड़ी पर सवार है आपकी बेटी, उसकी भटकती हुई आत्मा, और मैं उसे शांति तभी दिलवा सकता हूँ जब मैं उसके कातिल को पकड़ पाऊँ। वो खुश थे, इसीलिए मदद को तैयार हो गए। वो हर तरह की मदद करने को तैयार थे। उस लड़की की जितनी चीज़ें थी, मैंने कहा आपको कमरे में लानी होंगी। उसे कुछ याद नहीं है, उसे याद दिलवाना होगा। वो सारी चीज़ें लेकर आए। वो लड़की याद करने लगी। वो कॉलेज जाया करती थी अपनी सहेलियों के साथ। उसके कई दोस्त भी थे, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। मैंने उससे पूछा, वहाँ जितने भी लोग थे, एक बार सोच कर देखो, अगर उन्होंने उस आदमी जैसे कपड़े पहने हो, क्या उनकी आवाज़ वैसी है?
क्या वो उनसे मिलते जुलते हैं? वो लड़की याद करने की जितनी कोशिश कर रही, कुछ फायदा नहीं हो रहा। फिर मैंने पूछा, कोई तुम्हारा पीछा किया करता था? जब तुम गांव में आया करती थी, कोई पीछे हो, कोई अजीब, कोई ऐसा जो तुम्हें जानता नहीं है लेकिन तुमसे बात करने की कोशिश करता था? क्या ऐसा कोई मौजूद है? वो लड़की बार बार रोती जा रही थी और फिर उसने कहा, हाँ, कुछ समय पहले एक आदमी था, लेकिन उसके बारे में मैंने घर में नहीं बताया और किसी सहेली को भी नहीं बताया। उस आदमी ने काले रंग का चोला पहना हुआ था और हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था जिसे ढका हुआ था, जैसे कोई छड़ हो। वो मेरे पीछे भागा था, लेकिन मेरे भागने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। मैं भागकर गांव आ गई, लेकिन मुझे पक्का नहीं था कि वो मेरे पीछे ही भागा है। वो कुछ दिन बाद भी मुझे नजर आ रहा था, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा दूर, और हर बार अगर मैं किसी को कुछ बताना चाहती वो छिप जाता। पहले पहले मुझे लग रहा था कोई लड़का है जो मेरा पीछा कर रहा होगा, लेकिन शायद उसने ये सब किया हो। लेकिन उसने काला चोला पहना था और जिस आदमी ने मुझे दर्द दिया था वो आदमी ने मास्क पहना था और कपड़े भी अलग थे। मैंने उस लड़की को कहा, याद करो, याद करने की कोशिश करो, जब तुम्हें पिंजरे में कैद किया गया था मारने से पहले, क्या आसपास तुमने वैसा काला चोला देखा था? याद करो, जो भी याद कर सकती हो। उसने तब याद करके बताया कि वहां काला चोला तो नहीं देखा था, लेकिन दीवारों की ऊपर सीलन थी और ये सीलन खून के कारण थी। यानी यहां पर वो काटता था लोगों को। खून के छींटे दीवार पर पड़ते थे। इतने खून के छींटे दीवार पर नहीं पड़ सकते कि दीवार पूरी तरह से लाल हो और हमेशा उसमें सीलन रहे। यानी जानबूझकर वो खून निकालकर दीवार पर उसे छिड़कता होगा। मैंने फाइल्स खंगाली और फाइल्स में यही पता लगा, जितनी भी लड़कियां मारी गई थीं उनके शरीर का खून सूख चुका था। यानी खून को निकाला गया और फिर उस खून का इस्तेमाल उस दीवार पर किया गया। लेकिन उस जगह की पहचान वो लड़की कर नहीं सकती थी। बाहर से कैसा दिखता था वो उसे पता नहीं था। और मैंने उस लड़की को कहा, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ कुछ समय रह सकती हो, अपने माँ बाप को एहसास दिला सकती हो। वो तुमसे डर नहीं रहे बल्कि उन्हें खुशी है। तब तक मैं ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर दीवार पूरी तरह से लाल हो, गीली हो। मैं टैक्सी लेकर आसपास घूमने लगा था। आसपास के जितने इलाके थे वहाँ की कोई बंद पुरानी फैक्ट्री, पुराना घर जिसका बड़ा कमरा ऐसा हो, मैंने ढूंढने की कोशिश की। पूरी रात लगा दी, लेकिन मैं कुछ भी ढूंढ नहीं पाया और फिर से मैं मायूस हो चुका था। और मुझे लगा एक रात में उस लड़की को शायद कुछ ऐसा याद आया होगा जो मेरे काम का हो। तो मैं वापस आ गया था और वापस आने के बाद मैंने उस लड़की से बात की और उसने मुझे बताया कि वो जो आदमी था वो खून को दीवार के साथ तो चढ़ाता था, लेकिन उस दीवार के नीचे उसने लकड़ी का बनाया एक त्रिभुज रखा हुआ था। एक ऐसा आकार जो लकड़ी से बनाया और उसके बीच वो काले रंग की गुड़िया को रखा करता था और आसपास और भी भयानक तरह का सामान था। मैंने अलग अलग फाइल की वो तस्वीरें दिखाईं। जितनी भी लड़कियां मारी गई थीं आसपास ऐसा सामान था। कहीं पर तो बिल्कुल साधारण कोई पुरानी घड़ी, जबकि किसी पर दीवार पर निशान और एक जगह पर एक लड़की के माथे पर निशान बनाया गया था इस लड़की की तरह। और ये लड़की कह रही, इसने ये सारा सामान देखा है, ये उस जगह पड़ा हुआ था। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि वो आदमी हर बार जब लड़की को मारता है तो अलग तरह का सामान फेंक कर क्यों जाता है? क्या वो पुलिस वालों को भटकाना चाहता था ताकि किसी को ये ना पता लगे कि सभी जो कत्ल हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं? लेकिन इसमें उसका क्या नुकसान? ज़्यादातर जो सीरियल किलर होते हैं वो चाहते हैं लोगों को पता लगे कोई ऐसा है जो मार रहा है और वो कभी पकड़ा जा नहीं सकता। खुद को वो मास्टरमाइंड मानते हैं और जानबूझकर कुछ ऐसे सबूत देते हैं जो बहुत समझदार ही समझ सके। लेकिन ये तो छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों? और अगली रात ढूंढते ढूंढते मेरी नज़र में कुछ आया। एक तालाब में पुराना पिंजरा पड़ा था।
बहुत बड़ा पिंजरा। देखने में ऐसा लग रहा कि इसमें जानवरों को रखा जाता होगा, जैसा कि सबको लग रहा। लेकिन फिर मैंने उस लड़की को उस पिंजरे के पास लाकर खड़ा किया और कहा, क्या ये वो पिंजरा था जो तुमने उस जगह देखा? और उसने देखते ही पहचान लिया, हाँ, ये वो सबसे पीछे वाला पिंजरा था। यानी ये पिंजरा यहाँ फेंका गया है। लेकिन उसने क्यों फेंका होगा? अगर वो लड़कियों को अब भी मार रहा है तो पिंजरा किसी ऐसी जगह छिपाने का मतलब क्या है? लेकिन इससे एक फायदा हुआ, पिंजरा यहाँ फेंका है, वो जगह भी आसपास होगी। तो मैं टैक्सी लेकर रात के वक्त घूमने लगा। कभी तो चलकर भी घूमता। मुझे किसी बड़े घर की तलाश थी या बड़ा हॉल। उस लड़की ने जैसा बताया था वो जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और वहाँ पर 20 से ज़्यादा पिंजरे पड़े थे। दूर तक वो देख नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पर उसने सिर्फ मोमबत्तियाँ जला रखी थी। लेकिन हो सकता है उस जगह और भी लड़कियाँ हों। लेकिन इतनी बड़ी जगह आसपास के किसी गांव में मुझे नहीं मिली और फिर से मैं मायूस हो गया। लड़कियां चीखने की कोशिश तो करती होंगी, किसी ने अपने मुंह से कपड़ा निकाला भी होगा, चीखी भी होगी। तो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां चीखने के बावजूद आवाज ना निकले। बंद पड़ी फैक्ट्री, पुराना घर, सुनसान जगह, किसी भी जगह पर मुझे वो स्थान मिल नहीं रहा है। वो बड़ा हॉल, क्या करूं? मैं मायूस होता जा रहा था। लेकिन मेरी किस्मत में लोगों की मदद थी और मैं उस लड़की की मदद करना चाहता था, उस सीरियल किलर को पकड़कर। तो आखिरी कोशिश मुझे तरीका बदल कर करनी थी। स्कूल, कॉलेज, आसपास घूमता रहा मैं। किसी काले चोले वाले को एक बार ढूंढना चाहता था। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की और 10 दिन लग गए मुझे। आखिरकार मैंने एक काला चोला पहने आदमी देखा जो अपना मुंह ढक रहा था और ज़्यादातर ऐसी जगह पर छिपा रहता जहां पर से लड़कियां गुजरती और वो ताकता रहता। मुझे लगा ये वो सीरियल किलर है, इसे दबोच लूं, काम आसान हो जाएगा। मैंने जैसे ही उसे पेड़ों के पास दबोचा, वो एक बूढ़ा आदमी था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मैंने उससे पूछा, आखिर वो लड़कियों को ऐसे ताड़ता क्यों है, छिपता क्यों है? और इसी ने उस लड़की का पीछा भी किया था, उसके पीछे भागा भी था और उसने माना। लेकिन वो ये नहीं मान रहा था कि उसने लड़कियों को मारा है। थोड़ी पिटाई की मैंने, जिसके बाद उसने इतना कबूल कर लिया कि कोई उसे ऐसा करने के लिए कहता है, रुपए देता है और वो कहता है तुम्हें ऐसी लड़की ढूंढनी है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और हर एक लड़की का नाम, एड्रेस, सब कुछ पता लगाना है और मुझे लाकर देना है। उस आदमी को कभी शक नहीं हुआ था कि ये वो सीरियल किलर हो सकता है, क्योंकि वो हज़ारों लड़कियों का एड्रेस, उसकी तस्वीरें मंगवाया करता था। और इस बूढ़े आदमी को लगता था कि वो शायद सिर्फ ठरकी है। जवान लड़कियों की तस्वीरें उसे पसंद आती हैं, उनका एड्रेस, घर के बारे में वो जानना चाहता है बस। फिर मैंने कहा वो कहाँ रहता है और कैसा दिखता है, और उसने कहा उसने कभी उसे देखा ही नहीं, लेकिन महीने में एक बार लड़कियों की तस्वीरें इकट्ठा करने के बाद वो एक पेड़ के ऊपर टांग कर उसे आया करता था और 2 दिन बाद उसी जगह उसे रुपए मिल जाया करते थे। मिलने के लिए एक बार ही वो आया था, जब सीधा 10,000 उस बूढ़े आदमी को थमाए थे और दीवार के दूसरी तरफ से कहा था, तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे, मेरा ये काम करोगे और किसी को कभी पता नहीं लगना चाहिए। मैंने उस बूढ़े आदमी को कहा, तो तुम्हें काम करना होगा, जैसा उसने कहा है वैसा करना होगा और तस्वीरों को पेड़ पर टांग देना, बाकी का काम मेरा। मैंने टैक्सी में उस लड़की को बिठाया हुआ था। मेरे पास ऐसे कोई सबूत हाथ नहीं लगे थे जो मैं पुलिस वालों को दे पाता, लेकिन जब मैं उस पेड़ के पास इंतज़ार कर रहा कौन उन तस्वीरों को, उस नोटबुक को लेकर जाएगा, वहाँ पर एक औरत आई। उस औरत ने पेड़ के ऊपर से उस थैले को उतारा और चुपचाप एक तरफ जाने लगी। वो लड़की ने मुझसे पूछा था, तुम उसे पकड़ क्यों नहीं रहे? तो मैंने कहा ये वो नहीं है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा चालाक है। उसने काम को हिस्सों में बांटा हुआ है और इन लोगों को पता तक नहीं
कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं। ये बस अपना काम करते हैं चुपचाप, ताकि अगर कोई पकड़ में आए तो वो इनमें से एक हो। लेकिन मैं दिमाग का सही इस्तेमाल करूंगा, इसका भी मैं पीछा करूंगा। देखता हूं आसपास कोई नजर आता है और ये इस सामान को लेकर जाती है तो कहां लेकर जाती है। और वो औरत उस सामान को लेकर साइकिल के सहारे वहां से बहुत दूर गई थी। वो इलाका ऐसा था जहां हो ही नहीं सकता कोई रहता हो। बड़ा अजीब, छोटे छोटे टीले बने हुए थे और वहां उसने वो सामान एक टीले के ऊपर रखा और नीचे पड़ा एक बक्सा उठाकर एक तरफ चल पड़ी। वो लड़की ने कहा कि उस औरत का पीछा करो। मैंने कहा नहीं, हमें सामान का पीछा करना है, औरत का पीछा नहीं करना है। ये सामान जो लेकर जाएगा, मुझे लगता है या तो ये वो आदमी हो सकता है या उसके लिए काम करने वाला कोई होगा, लेकिन हमें आखिरकार उस जगह तक पहुंचना है। फिर एक आदमी आया, उसने चेहरा ढका हुआ था, एक मास्क लगाया था और उसके कपड़े भी वैसे। फिर उस लड़की ने कहा, यही है, ये वही है। आखिरकार वो मिल गया था, लेकिन अब सब कुछ समझदारी से करना था। वो लड़कियों को क्यों मारता है? क्या उसने लड़कियों को यहां रखा होगा या कोई सबूत? क्योंकि मैं सीधा उसे पकड़कर मौत के घाट नहीं उतार सकता था। हो सकता है उसके साथ कोई और लोग भी हों जो यहां पर मौजूद हों। ऐसा वो क्यों करता है, पूरा पता लगाना था। तो मैं छिपता हुआ उसके पीछे जाने लगा। अंधेरा था तो वो लड़की भी मेरे साथ थी। वो मेरे काम आ सकती थी, लेकिन डर इसी चीज का था, वो काला जादू करता है। कहीं उसे जरा भी भनक हुई कोई उसका पीछा कर रहा है तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। बड़े आराम से मैं उसके पीछे था और एक टीले के पास पहुंचकर उसने वहां बने दरवाजे को खोला जिस पर उसने मिट्टी का लेप लगाया था। दूर से वो बस एक टीला नजर आता, आसपास सांप के छोटे छोटे टीले भी बने। ऐसी जगह कोई नहीं आना चाहेगा और पहचान भी नहीं कर सकता कि नीचे जाने का कोई रास्ता है। मेरा दिमाग खनक गया। मैं बड़ी जगह को ढूंढता रहा जमीन के ऊपर, लेकिन वो बड़ी जगह हो सकती है जमीन के नीचे। मुझे लगता है ये वही जगह है। मैंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? उसने कहा, नहीं, मैंने इस जगह को नहीं देखा। हो सकता है उस लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी हो जब उसे यहां पर लाया गया था। कुछ समय बाद उस दरवाजे के पास मैं भी गया। उस दरवाजे को बड़े आराम से मैंने खोला। फिर नीचे जाने का रास्ता था। ये सीढ़ियां नहीं थी, घुमावदार गुफा सी बनाई गई थी। देखने में डरावनी लग रही। वहां लाइट के लिए छोटे छोटे बल्ब लगाए गए थे पुरानी तार के जरिए, और वो तारें नंगी थी, यानी तांबा साफ नजर आ रहा और उसे छूने पर बिजली का झटका लग सकता था। तो बड़े आराम से मुझे नीचे उतरना था। मैं नीचे उतरता गया और जैसे जैसे नीचे उतरता गया वो लड़की कहती गई, ये जगह देखी देखी लगती है। मैं छूकर महसूस कर सकती हूँ इन दीवारों को। मैंने इसे छुआ है। यहाँ पर मैं तड़पी थी, मैं चीखी थी। और नीचे पहुँचने के बाद मुझे वो हॉल नजर आया जैसा उस लड़की ने बताया था। 20 पिंजरे थे वहां पर, साफ पिंजरे। एक खून से सनी हुई दीवार थी वहां पर। वहां मैंने 2 लड़कियों को पिंजरे में पाया। वो सही सलामत थी, लेकिन एक लड़की की लाश भी एक तरफ टंगी हुई थी। उसका शरीर बहुत ज्यादा जख्मी और खून शरीर से निचुड़कर नीचे एक बर्तन में टपक रहा था। बाकी 2 लड़कियों के साथ भी कुछ ऐसा होता। ये मेरे लिए साफ था कि जो करना है जल्दी करना है। लेकिन वो ये सब क्यों करता है, मुझे इसका जवाब चाहिए था। अब यहाँ से बाहर चलना चाहिए, पुलिस को यहाँ लेकर आना चाहिए। मैंने उस लड़की को इशारा करके कहा, लेकिन वो कह रही थी
लड़कियों को आज़ाद करो। मैंने इशारे में कहा, रुको। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन वो जिद करने लगी तो मुझे बोलना पड़ा। अभी नहीं, पुलिस को लेकर आना है। जब मैंने ये बोला, बर्तन गिरने की आवाज़ आई थी। वो आदमी कहाँ पर था मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने धीरे धीरे कदम पीछे हटाने शुरू किए और सामने से भागता हुआ वो आदमी आया जिसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, और मेरे ऊपर उसने झपट्टा मारा। हाथ में उसके चाकू था। उस चाकू से उसने मेरे कंधे पर वार किया था। चाकू के वार के कारण मेरी एक बाजू सही से काम नहीं कर रही, दर्द करने लगी थी और वो मुझ पर हावी होने लगा। मेरा गला घोंटने लगा था। मैं कुछ खास कर नहीं सकता था, लेकिन मुझे इंसानों की कमजोरी पता है। मेरे एक हाथ के जोर से मैंने अंगूठा उसकी गर्दन के अंदर घुसाने की कोशिश की। गर्दन के बिल्कुल नीचे बड़े नरम हिस्से होते हैं जहां अंगूठा घुसाया जा सकता है, तो जिसके भी गर्दन में अंगूठा घुसाओ, सांस लेने में उसे परेशानी होती है। इसका मैंने इस्तेमाल किया और वो खांसने लगा, पीछे गिरा और पास में पड़ा पत्थर मैंने 2 बार उसके सर पर मारा। वो साइड में बेहोश हो चुका था और फिर उन लड़कियों को खोलने के लिए मैं आगे बढ़ा, लेकिन ये मेरी गलती थी। वो बेहोशी से इतनी जल्दी बाहर आया और मुझ पर पीठ पर वार करने लगा। उसने वो चाकू का वार मेरी पीठ पर दोबारा किया। मैं निढाल होकर नीचे गिर चुका था और इस बार हिला नहीं जा रहा। और तब उसने कहा, तभी मर्दों का चुनाव नहीं करता मैं। फिर उसने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटने लगा। एक पिंजरा खोला था उसने और उस पिंजरे में वो मुझे डालना चाहता था। मैं जानता था मेरे साथ क्या होगा। हश्र मेरे सामने था, एक लड़की की लाश जिसके शरीर से खून की बूंदें टपक रही थी। बूंदें उस कटोरे में गिर रही थीं और मौत नजर आने पर शरीर एक झटके में कार्यरत हो जाता है। भारी चीज मेरे हाथ में आई और घुमाकर मैंने उसके माथे पर मारी। वो एक तरफ गिरा। इससे पहले कि वो दोबारा उठता, 2 बार वार मैंने किया था और फिर उसे उन सलाखों के साथ ऐसा बांधा कि वो गांठ खुल नहीं सकती थी। फिर मैं रस्सियों को लपेटता गया और उसका चेहरा देखा मैंने। उसकी उम्र 50 साल रही होगी। चेहरा बड़ा मासूम था, लेकिन उसके काम मासूम नहीं थे। वो एक गांव का रहने वाला आदमी था और गांव में लकड़ी का सामान बनाता था। एक साधारण इंसान, लेकिन एक साधारण इंसान ऐसा काम भी कर सकता है, मैं नहीं जानता था। उन लड़कियों की आंखों से पट्टियां उतारी मैंने और उसके बाद उन्हें आज़ाद किया। और फिर पुलिस को लेकर मैं इस जगह पहुंचा था और उन्होंने जब ये सब देखा, 2 गवाह थे। सारी की सारी गुत्थी सुलझ चुकी थी और उससे पूछताछ में ये पता लगा उसने करीबन पिछले 30 सालों से 70 लड़कियों को मारा है। शुरुआत में वो लड़कियों की लाशों को ऐसी जगह पर लटकाया करता था जो धार्मिक जगह है, यानी किसी मंदिर की दीवार या कोई पवित्र पेड़, ताकि लोगों के दिलों से भगवान को दूर किया जा सके। हर पवित्र चीज को वो शापित बनाना चाहता था, यही उसका मकसद था। लेकिन अब उसका बस नहीं चल सकता था। उसके साथ कई और लोग थे जो इन कत्लों में शामिल तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने बिना चाहे मदद की थी। उन पर भी कार्रवाई जरूर हुई थी। आखिरकार उस लड़की की आत्मा को शांति मिली थी। उसी के घर में मैंने उसकी आत्मा का धुआं बनते हुए देखा और उसके परिवार को कहा था उसे न्याय मिला, इसीलिए उसे तृप्ति भी मिली। अब आप भी अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। शायद कुछ दिन मरने के बाद भी उसे अपने घर में रहने का मौका मिला था। उस लड़की के माँ बाप ने मुझे गले से लगा लिया था और वो कह रहे थे, आप कुछ दिन यहाँ रुक सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे काम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। मुसाफिर
शायद मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उन्हें मंजिल तक पहुंचाने का काम करता हूं।